नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में सीटेट 2026 में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में। ऐसे स्टूडेंट जिनको 2026 में सीटेट एग्जाम देना है, उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए धैर्य और दया, बी शिक्षण विधियों का ज्ञान, सी कठिन भाषा में पढ़ाने की क्षमता या फिर डी पुस्तकों की उपलब्धता। तो मेरे भाई इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका धैर्य और दया। एक प्राइमरी लेवल का जो टीचर है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए उसके अंदर धैर्य और दया जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लोकतांत्रिक कक्षा व्यवस्था में अभिभावकों की शिकायत का सही समाधान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रधानाचार्य से शिकायत, बी शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना, सी बच्चे का विद्यालय बदल देना या फिर डी शिक्षक की शिकायत करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में सोचता है, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचता है, तो आपके ऑप्शंस हैं ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर डी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में सोचता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है ऑप्शंस ए शारीरिक क्रियाओं से, ऑप्शन बी मन की चित्र बनाने से या फिर ऑप्शन नंबर सी मन की क्रियाशीलता के अध्ययन से या फिर ऑप्शन नंबर डी बोध बढ़ाने की तकनीक से। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मन की क्रियाशीलता के अध्ययन से। मन का मानचित्रण जो संबंधित है वो है मन की क्रियाशीलता के अध्ययन से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्राथमिक स्तर पर सीखने की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान क्या है? ऑप्शन ए महंगी शिक्षण सामग्री, ऑप्शन बी सरल पुस्तकें या फिर ऑप्शन नंबर सी रटने की विधि या फिर डी क्षमता अनुसार शिक्षण विधियाँ। जो प्राइमरी लेवल पे जो सीखने की जो समस्याएं हैं उनका सबसे अच्छा समाधान क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षमता अनुसार शिक्षण विधियाँ। अगर क्षमता अनुसार शिक्षण विधियाँ होंगी तो प्राइमरी लेवल पर सीखने की जो समस्याओं का सबसे अच्छा ये समाधान होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत प्रतिभा को अवसर देना, बी तय उत्तर रटवाना, सी केवल अच्छे बच्चों पर ध्यान देना या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुशासन पर अधिक जोर देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसे इसमें तय उत्तर रटवाना। तो जहाँ कहीं भी जिस क्वेश्चन में रटवाने की बात की जाए वो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। केवल अच्छे बच्चों पर ध्यान देना, यहाँ पे केवल आ गया जो निगेटिव वर्ड है, ये भी क्या होगा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनुशासन पर अधिक जोर देना, जोर देने की बात की गई इसमें, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिगत प्रतिभा को अवसर देना, और यहाँ पे अवसर जो वर्ड है वो पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिभा को अवसर देना ही क्या है सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक या फिर ऑप्शन नंबर सी पूर्व संक्रियात्मक या फिर ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे के अनुसार
जो अमूर्त चिंतन होता है वो किस अवस्था में होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक। जीन पियाजे जी कहते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक वो अवस्था है जिसमें अमूर्त चिंतन होता है बच्चे का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सीखना प्रभावी होता है जब ऑप्शन ए, अधिक सामग्री दी जाए, ऑप्शन बी, केवल व्याख्यान हो, ऑप्शन सी, परीक्षा पर ध्यान हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक जीवन के उदाहरण हो। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर भी ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। जैसे इसमें दे दिया केवल व्याख्यान से, तो केवल ये नेगेटिव वर्ड, ये वैसे ही ऑलरेडी गलत हो जाएगा। परीक्षा पर ध्यान हो, ये भी गलत है। अधिक सामग्री दी जाए, ये भी नेगेटिव है। इसका जो राइट आंसर होगा वास्तविक जीवन के उदाहरण हो, तभी जाके वो सीखना प्रभावी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सीखने की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, सीखना व्यापक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी, सीखना लक्ष्य आधारित है, या फिर ऑप्शन सी, सीखना केवल विद्यालय में होता है, या फिर सी, डी, सीखना अनुभवजन्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखना केवल विद्यालय में होता है। इसमें निगेटिव पूछा हुआ है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वो निगेटिव पूछा है और यहाँ पे निगेटिव का भाई निगेटिव केवल दिख गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे स्टूडेंट जो दृष्टिबाधित हैं उनके साथ टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अलग व्यवहार, ऑप्शन बी, सामान्य व्यवहार व सहायक साधन, ऑप्शन सी, विशेष कक्षा, या फिर ऑप्शन डी, निम्न स्तर का कार्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य व्यवहार व सहायक साधन। बाकी के ऑप्शन क्यों गलत हुए? क्योंकि यहाँ पे अलग व्यवहार, अगर उनके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा तो भी वो गलत होगा। विशेष कक्षा, उनको अलग कक्षा में बैठाएंगे, वो भी नहीं सही है। निम्न स्तर का कार्य, ये भी गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, सामान्य व्यवहार व सहायक साधन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी आवश्यकता है जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए, सुरक्षा, ऑप्शन बी, अपशिष्ट निष्कासन, ऑप्शन सी, स्नेह, ऑप्शन डी, सामाजिक स्वीकृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा। ये सामाजिक आवश्यकता है, सबको सुरक्षा की जरूरत है समाज से। ऑप्शन सी, स्नेह, ये भी सही है। ऑप्शन डी, सामाजिक स्वीकृति तो नहीं पूछा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपशिष्ट निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है? ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा, ऑप्शन बी, समाचार, या फिर ऑप्शन नंबर सी, घर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, खेल का मैदान। संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थान क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विद्यालय एवं कक्षा। विद्यालय एवं कक्षा ही वो ऐसा स्थान है जहाँ पे किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास तेजी से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? ऑप्शन ए, शिक्षक का उपदेश, ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी, कक्षा में अनुशासन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस। तो इसमें इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन को देखेंगे तो शिक्षक का जो उपदेश होता है, ठीक है, वो भी निगेटिव है, वो भी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कक्षा में अनुशासन, ये भी अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत नहीं है, या फिर अटेंडेंस, उपस्थिति, ये भी अभिप्रेरित शिक्षा का संकेत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? निगेटिव पूछा है, इसको आपको ध्यान रखना है।
तर्क क्षमता, ये बिल्कुल सही है कि बुद्धिमान बच्चा है तो वो तर्क जरूर करेगा, तो ये इसका करेक्ट है। नए विचार होंगे उसके अंदर, अनुकूलन क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो जो नया बच्चा है या बुद्धिमान बच्चा है उसका लक्षण क्या नहीं है, रटने की आदत। ये इसका निगेटिव, निगेटिव को भाई निगेटिव, तो रटने की आदत इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह किससे संबंधित है? कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जो बच्चे हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं? यह ऑप्शन है आपका ए पावलोव, बी कोहलबर्ग, सी स्किनर या फिर डी पियाजे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चा घर पर कम और विद्यालय में अधिक बोलता है। एक बच्चा है जो घर पे कम और विद्यालय में अधिक बोलता है, इसका क्या कारण है? शिक्षक का दबाव है, घर में अवसर ना मिलना, विद्यालय का डर या फिर अनुशासन। घर पे कम बोल रहा है, विद्यालय में अधिक बोल रहा है, तो इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण हो जाएगा घर में अवसर न मिलना, इसीलिए बच्चा जो है घर पे कम और विद्यालय में अधिक बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी शिक्षा दर्शन, ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान या फिर ऑप्शन नंबर डी समाज शास्त्र। विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं उनको समझना वो किस क्षेत्र में आएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम विद्यार्थियों की क्षमताओं को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन क्या है? ऑप्शन ए अलग करती है, सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन क्या करती है, अलग करती है, या फिर बी भ्रम पैदा करती है, या फिर सी सीखने की रुचि बढ़ाती है, या फिर डी स्मरण शक्ति घटाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सीखने की रुचि बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा में पाठ्यचर्या शब्दावली संकेत करती है। पाठ्यचर्या जो होता है वो उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम, ऑप्शन बी केवल पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी सहशैक्षिक क्रियाएं, या फिर ऑप्शन डी विषय वस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम। केवल आ गया यहाँ पे तो केवल निगेटिव है, तो इसलिए ये कोई ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। पाठ्यचर्या शब्दावली का संकेत क्या है? संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्राथमिक कक्षा की शिक्षण पद्धति आधारित है। जो प्राइमरी लेवल की क्लास होती है उसमें जो टीचिंग पद्धति है वो किस पे आधारित होती है? शिक्षण विधियों पे, बी विकास एवं वृद्धि के सिद्धांतों पे, सी सामाजिक सिद्धांतों पे, या फिर डी शारीरिक शिक्षा पे। प्राथमिक कक्षा में जो शिक्षण पद्धति आधारित होती है वो विकास एवं वृद्धि के सिद्धांतों पे आधारित होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। नई स्थिति में पुराने अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया करना संबंधित है। ऑप्शन ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, या फिर ऑप्शन डी स्थानांतरण। नई स्थिति में पुराने अनुभव के आधार पर प्रतिक्रिया करना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ध्यान रखना है, इसमें निगेटिव पूछा है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों से झगड़ा, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा, सृजनात्मकता, सोच। ये तीनों को तीनों जो ऑप्शन है
वो प्रतिभाशाली होने का संकेत है। और यहाँ पे पूछा है नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरों से झगड़ा करना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। ये क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता ऊपर भी था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो कैसे दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए, विशेष विद्यालय में, ऑप्शन बी, विशेष कक्षा शिक्षा में, या फिर ऑप्शन सी, विशेष शिक्षक द्वारा, या फिर ऑप्शन डी, सामान्य बच्चों के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ ही बिठा के शिक्षा देनी चाहिए, जो कि उसे समावेशी शिक्षा में आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आकलन को उपयोगी बनाने के लिए क्या आवश्यक है। छात्रों की तुलना, ऑप्शन बी, विभिन्न आकलन विधियां, ऑप्शन सी, तकनीकी भाषा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, केवल अंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न आकलन विधियां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सहनशीलता संबंधित है। ऑप्शन ए, गणितीय विकास से, ऑप्शन बी, पठन विकास से, ऑप्शन सी, व्यवहार सामाजिक विकास से, या फिर ऑप्शन नंबर डी, मानसिक विकास से। सहनशीलता, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए, अभिभावकी, ऑप्शन बी, सहायक, ऑप्शन सी, तटस्थ, या फिर डी, नकारात्मक। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिभावकी। सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए वो अभिभावकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, ये किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए, निरंतरता, ऑप्शन बी, एकीकरण, ऑप्शन सी, अंतःक्रिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी, अंतः संबंध। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरंतरता, यानी विकास कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए, पावलोव, ऑप्शन बी, जीन पियाजे, ऑप्शन सी, वाटसन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो था वो था आपका गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी ने दिया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 29, किस अवस्था में बच्चे अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ऑप्शन ए, प्रारंभिक अवस्था, बी, पूर्व बाल्यावस्था, सी, बाल्यावस्था, या फिर डी, किशोरावस्था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, बालकों के बौद्धिक विकास की अवस्थाएं किसने बताई हैं। ऑप्शन ए, एरिक्सन, ऑप्शन बी, फ्रायड, ऑप्शन सी, जीन पियाजे, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कोहलबर्ग। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही बच्चों के बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। तो मेरे भाई ये था आज सीडीपी का टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि सीटेट में 2026 में होने वाले सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिन भी स्टूडेंट को सीटेट 2026 में एग्ज़ाम देना है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।